सबसे पहले तो जागृति जी, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप यूपीएससी में सेकंड पोजीशन पर पहुंची हैं और आपने हम सभी को गौरवान्वित किया है। बहुत धन्यवाद सर, मैं बहुत खुश हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। वाकई ये बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि ये जो लेवल आपने बनाया है इतना आसान नहीं होता इस पायदान पर पहुंचना। तो आप इसे क्या मानती हैं, आपकी मेहनत या लक? सर दोनों, मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि सिलेबस इतना है कि कंप्लीट करने के लिए मेहनत लगेगी। मैंने खुद 2 साल लगातार, एक साल 2019 से 2021 तक 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई की है बिना रुके। और लक इसलिए कि एक ऐसे परिवार में आपका जन्म हो जहाँ पे आपको ये प्रिविलेजेस मिल पाएँ, कि आपको सारे रिसोर्सेज मिले हुए हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली आप सिक्योर हैं। ये एक रेयर चीज़ है। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो डेफिनेटली ये लक है कि मुझे ये सारी चीज़ें टाइमली मिल गई। और मेहनत और लक दोनों साथ चलते हैं, लेकिन लक बिना मेहनत के काम नहीं करता। बिल्कुल सही कहा आपने कि लक और मेहनत दोनों अगर हो जाएं तो फिर बात ही क्या है। हम जानना चाहते हैं कि ये बीज आपके मन में कब अंकुरित हुआ कि मुझे इसी फील्ड में करियर बनाना है और देश की सेवा करने के लिए मुझे एक टॉप पोजीशन पर पहुंचना है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है? सर एक हल्का हल्का दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, बचपन में एक सुनते थे कि कलेक्टर होता है और बड़ा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, और एक मध्यम वर्गीय परिवार में होने के कारण जो सोच होती है वो पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे जाती है। तो वो बीज तो था, वो अंकुरित नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैं एक बार जॉब में आ गई, BHEL भोपाल में मैंने 2017 में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब फाइनेंशियली स्टेबल हुए, थोड़ा और जानने की समझ भी बढ़ चुकी थी तब तक, फिर समझ में आया कि ये सर्विस किस बारे में है, क्योंकि IAS के अलावा भी इसमें बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब जाना। और खुद से पूछा कि क्या मैं ये करना चाहती हूँ, और जब मुझे लगा कि मुझे यही करना है, यही मेरा पैशन है, मैं ग्राउंड पे काम करना चाहती हूँ लोगों के बीच में, फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं प्रिपेयर करूँ। जॉब में रहकर भी कोशिश की, एक बार जब प्रीलिम्स दिया तो नहीं निकल पाए। फिर समझ में आया कि मेहनत मांगते हैं ये एग्ज़ाम, तो छोड़ करके 1 साल फिर लग करके इसकी तैयारी की। आम जो पढ़ाई होती है, आम जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी और जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, दोनों में बहुत डिफ़रेंस होता है। तो आपने क्या तय किया, क्या देखा कि मुझे किस प्रकार से अपना शेड्यूल बनाना है और इसकी तैयारी मुझे किस प्रकार से करनी है? सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने 11th में JEE मेंस, जो NITs के लिए एंट्रेंस है, फिर मैंने कॉलेज में गेट का एग्ज़ाम भी दिया, और गेट में भी मेरी 51 रैंक थी। मैंने JEE मेन भी क्वालिफाई कर लिया था। अब मैंने UPSC किया है, तो मुझे लगता है एक कॉमन थ्रेड जो है वो है एग्ज़ाम को समझ लेना कि एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है। तो UPSC के लिए भी मैंने समझा कि कौन सी स्टेज में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रीलिम्स आपसे एक स्मार्ट गेस वर्क एक्सपेक्ट करता है नॉलेज के साथ, मेंस आपसे एनालिटिकल स्किल्स एक्सपेक्ट करता है, और इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है एक बैलेंस्ड ओपिनियन मेकिंग प्रोसेस। तो मैं ये समझ लेती थी एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर उस एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक टेक्निक है। जी और बहुत सारे लोग, जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात आती है और ख़ासतौर से IAS या PSC की बात जब आती आती है, तो बिना कोचिंग के संभव ना हो पाना, ये लोगों की धारणा बनी हुई है। आपके मन में ऐसा कुछ था? जी सर, शुरुआत में लगता था कि बिना कोचिंग के तो नहीं होगा, और ज्वाइन भी किया। फिर कोविड आ गया तो सब बंद हो गया। तो कुछ फिर जब अपने आप आए, घर पर वापस आना पड़ा, बिल्कुल सब घर पे ही थे, मार्च 2020 से लेकर के, और फिर अक्टूबर में परीक्षा हुई प्रीलिम्स की। तब समझ में आया कि कोचिंग एक्चुअली ज़रूरत है ही नहीं। जो आप खुद मेहनत करके सीखते हैं, कोचिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक गाइडलाइन दे देगी। लेकिन UPSC के एग्ज़ाम अब जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि आप सिर्फ पढ़ पढ़ कर के अगर आ जाएं और अपना दिमाग ना लगाएं, अपने खुद के एनालिसिस ना करें, तो थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए खुद की मेहनत तो मतलब बिना कोचिंग के तो बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, और बिना अगर आप खुद का एफर्ट ना डालें तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा है। तो कोचिंग कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, यूट्यूब पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं। मैंने तो खुद सोशियोलॉजी के लिए CP क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है उनका, बहुत यूज़ किया रिसोर्सेज का। तो आप रिसोर्सेज ढूंढेंगे तो आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। अब तो कोचिंग भी ऑनलाइन ही शिफ्ट हो रही हैं सारी। तो बिल्कुल भी कोचिंग के सहारे की अब ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। अपने एक्सपीरियंस से और खुद से पढ़िए, खुद से एनालाइज करिए, और गाइडलाइन ऑनलाइन लीजिए, वो बेस्ट है।
मतलब ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है और जो कोचिंग पर निर्भर होना सीखते हैं कि हम कोचिंग के बिना संभव नहीं कर सकते अपनी इसमें सफलता, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है जो आपने अभी कहा है। अच्छा, हमें ये बताएं कि जब चयन की बात होती है, विषयों का चयन की बात होती है, संघ लोक सेवा आयोग की जब हम परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, तो उसमें कौन-कौन से बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जो लोग सुन रहे हैं अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? आप ऑप्शनल जब भी लेते हैं तो एक ये ध्यान रखिए आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बहुत उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट है तो आपको वो सब्जेक्ट आप निकाल लेंगे। उसके बाद अपनी खुद की कॉम्पिटेंसीज देख लीजिए। अगर आपका न्यूमेरिकल ज़्यादा अच्छा है तो आप फिर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो लीजिए। यदि आपकी एनालिटिकल पावर है जो वो ज़्यादा सब्जेक्टिव तरीके की है, आप क्वालिटेटिव ज़्यादा सोच पाते हैं, तो आपके लिए ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट सही रहेंगे। मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरे कंसेप्ट्स थोड़े फेड हो गए थे क्योंकि डिग्री को 2 साल हो गया था। और सोशलॉजी मैंने इसलिए चुना क्योंकि समाज से आपकी समझ बढ़ाता है, जीएस के पेपर्स में हेल्प कर देता है, ऐसे में हेल्प कर देता है, और एक नया सब्जेक्ट पढ़ने का मुझे मौका भी मिला। तो जब भी आप चयन कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट देखिए और थोड़ा सा उस सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। ऐसा ना हो कि उसमें आप निकल पाना ही मुश्किल है या पेपर बहुत टफ आता है तो एक अलग बात हो जाएगी। और साथ ही साथ रिसोर्सेज देखिए, आसानी से यदि उपलब्ध हैं तो थोड़ी आसानी तो हो ही जाती है। आपने मैनेज से डिग्री हासिल की, उसके बाद आपका जॉब लगा और जॉब को भी आपने छोड़ दिया। ये सब कर पाना आज के दौर में बड़ा कठिन मुझे लगता है, क्योंकि जॉब प्राप्त हो जाना, उसके बाद उससे अर्निंग होने लगना, उसके बाद फिर आप छोड़ के फिर से जब इसकी तैयारी करते हैं तो इसके लिए कितना सोचा आपने? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जॉब में आप जब हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, अपनी लाइफस्टाइल उस तरीके की कर लेते हैं, वापस स्टूडेंट लाइफ में आना, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को वापस छोड़ देना मुश्किल तो था। लेकिन जब आपको कुछ करना है, ड्रीम है आपका, तो वो पैसा भी आपको उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाता है जॉब में। तो अपने ड्रीम्स को तो फॉलो करिए। मुश्किल तो डेफिनेटली है। हर परिवार की परिस्थितियाँ सिमिलर नहीं होती। कई लोगों के ऊपर उनके परिवार की जिम्मेदारियाँ भी हैं और वो नहीं छोड़ सकते। उनको मैं ये कहूँगी कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, उनको पूरा करिए। हम कई बार क्या करते हैं, पूरा सिलेबस एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और पेशेंस से रन आउट हो जाते हैं। समय लग सकता है क्योंकि समय मिलता नहीं है जॉब के साथ। तो हिम्मत मत हारिए और बिल्कुल हौसला मत खोइए। आप जो भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, एक दिन वो जुड़ जुड़ कर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पेशेंस रखिए। जागृति, आपका पहले प्रयास में आपको कामयाबी नहीं मिली तो दूसरा प्रयास आपके लिए कामयाबी की दस्तक लेकर आया और जाहिर है कि सबने आपको शुभकामनाएं दी, बधाई दी। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कई अटेम्प्ट होने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं और वर्तमान में हम देखते जा रहे हैं कि डिप्रेशन, टेंशन बहुत हावी होता जा रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना पेशेंस और कितना धैर्य रखने की आवश्यकता है और किसी प्रकार के मनोदबाव को हटाकर हमें तैयारी करने की आवश्यकता है? जी सर, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि जब आप मेहनत करते हैं और आपका ना हो और एग्ज़ाम का ही साइकिल 1 साल का है, तो कई बार प्री निकाला, मेंस निकाला, फिर इंटरव्यू में रह गए या किसी भी एक स्टेज पे रह गए। आपने मेंस की बहुत अच्छी तैयारी की, प्रीलिम्स नहीं निकला, तो निराशा तो एक स्वाभाविक रिएक्शन है, लेकिन उसको आप डिप्रेशन में मत कन्वर्ट करिए और ये सोचें कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। अगर मेंस में नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं, और यूपीएससी में हमें ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम किया क्या नहीं किया, क्योंकि कुछ भी सामने नहीं है, आपको नहीं मालूम कि आपकी कॉपीज़ में आपको किस आंसर पे कैसे नंबर मिले। लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया, लोगों से बात की और लोगों का भी मैंने टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ देखी, एक पैटर्न तो है। अगर आप नोटिस करेंगे कि जो आंसर्स होलिस्टिक हैं, बैलेंस्ड हैं, हर पहलू को टच करते हैं, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, वहाँ उन लोगों को बेटर मार्क्स मिले हैं मेंस में। तो यदि मेंस में नंबर कम है तो अपनी लेखन शैली को सुधारिए। इंटरव्यू में नंबर यदि कम है, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके उनसे जो बातचीत के तरीके में कुछ कमी रह गई होगी, क्योंकि वहाँ वो नॉलेज तो इतना नहीं टेस्ट करते, आपकी बातचीत का तरीका। हालांकि मुझे भी अपने मार्क्स अभी नहीं मालूम, तो जब आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपका बातचीत का तरीका वहाँ पे बहुत मैटर करता है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं और कमी देखिए,
पीछे मत देखिए कि हमने इतनी मेहनत कर दी और नहीं हुआ, बस ये देखिए कि आगे हम ऐसा क्या करें कि वो कमी दूर हो जाए। आपने एक सपना देखा है और आप उसकी खोज में निकले हुए हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, खुद से कम्पीट करिए। कई बार निराशा दूसरों के कम्पीट करने से भी आती है। तो क्योंकि मैंने तो कोविड पीरियड में प्रिपेयर किया, तो एक आइसोलेशन था, वो अच्छा रहा कि कंपैरिजन बहुत कम हुआ किसी से भी, खुद से। आपने एक बात कही कि कंपटीशन का पैटर्न सेट रहता है, लेकिन कई बार पैटर्न से हटके भी, जैसे एग्ज़ाम अभी हाल ही में पीएससी का एग्ज़ाम जो था उसका पैटर्न कुछ चेंज हो गया अचानक, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये बदलाव के लिए हमें कितना तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल बदलाव के लिए आप तैयार रहिए, और बदलाव किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, वो सभी के लिए होता है। तो अगर आपको कुछ टफ लग रहा है, कुछ पैटर्न चेंज में, वो सबको लग रहा है, तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। पैटर्न चेंज हुआ है तो यानी जो ज़्यादा प्रैक्टिस करके आए हैं, जो कम प्रैक्टिस करके आए, उनके लिए सिमिलर थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है। एग्जाम में किसी फिक्स दिमाग के साथ मत जाइए कि ये पूछा जाएगा, ये होगा। बस आपने पढ़ा है, जो पूछेंगे आप बताएंगे। बस एकदम एक ओपन माइंड के साथ जाइए, पूरी प्रोसेसिंग करिए उसकी। अच्छा, पढ़ाई की जो तैयारी होती है उसमें हमें क्वालिटी टाइम पर ध्यान देना होगा या घंटों पर ध्यान देना होगा? किस प्रकार से तैयारी करनी होगी इसकी? सर, ये तो बिल्कुल नेचुरल है कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। मैं टाइम टेबल बनाती थी तो टॉपिक वाइज बनाती थी कि इस दिन इतने टॉपिक्स हो जाने चाहिए, और एक आइडिया आपको होता है कि इतने टॉपिक्स कितने घंटे ले लेंगे। फिर भी बेयर मिनिमम तो है कि 8 से 10 घंटे का क्वालिटी टाइम आपको रोज़ चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और क्वालिटी टाइम के लिए आप अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, ब्रेक लीजिए। जो आपको एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है, जैसे मैं कभी वेब सीरीज़ देख लिया, कभी कुछ खेल लिया, थोड़ा सा मम्मी पापा से बात कर ली, मुझे हेल्थ कुकिंग का शौक है। तो आप अपने दिन में बैलेंस बना करके रखिए। और पढ़ना तो पड़ेगा, लंबा टाइम पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और जब तैयारी की बात आती है तो परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सामने आ जाती है। परिवार का मोटिवेशन बहुत काम आता है, तो आपकी फैमिली ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, तो कुछ ख़ास बिंदु बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में? मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरे पापा प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। मेरी मम्मी 2016 तक जॉब करती थी, हमारी पढ़ाई को लेकर के उन्होंने जॉब छोड़ दी। और मेरा भाई है, वो MBBS सेकेंड ईयर में है। तो मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे तो ऐसा लगता था पूरे घर का एग्ज़ाम है। सब अपनी दिनचर्या मेरे आसपास ही प्लान कर लिया करते थे। बिल्कुल घर का कोई काम मैंने नहीं किया है 2 साल तक, सब कुछ पेरेंट्स संभालते थे। तो ये भी एक लक है कि आपको ऐसा फैमिली मिल जाए कि वो आपको इतना सपोर्ट करे। स्ट्रैटेजाइज करते थे, मेरा टाइम ना वेस्ट हो तो मेरा भाई ये प्रिंटिंग का काम कर देना, पेपर्स निकालना, MCQs चेक कर देना। तो बहुत सपोर्ट रहा है। चलिए, सपोर्ट की हम दाद देते हैं और प्रशंसा करते हैं। अच्छा, UPSC की जब तैयारी करते हैं, हमारा सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद जब हम इस फील्ड में जाते हैं तो अपने सपने बहुत सारे होते हैं कि हम देश को बदल देंगे, देश की तस्वीर बदल देंगे, समाज को बदल देंगे। तो अब आपने मन में क्या ठान के रखा है कि मेरी पहली जिम्मेदारी क्या होगी, प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी, ताकि हम देश को विकास के पथ पर भी ले जाएं और ख़ासतौर से जो शोषित और गरीब तबका है उसको हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकें? सर, मैं तो ये कहूँगी कि वैसे तो तंत्र ऑलरेडी काम कर रहा है। मैं उसमें अपनी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन लाना चाहूँगी कि अकाउंटेबिलिटी और रहे, एक सेंसिटिविटी रहे, कि लोग हमें सेंसिटिव ब्यूरोक्रेसी की तरह देखें, पब्लिक का ट्रस्ट उसमें डेवलप हो। और मेरा फोकस रूरल डेवलपमेंट में रहेगा। मुझे लगता है कि गांव में बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है देश को आगे बढ़ाने की। और कुछ नए आंकड़े दिखाते हैं कि लगभग 50% भारत ग्रामीण है। उस 50% के सशक्तिकरण में लगने की ज़रूरत है। घर घर में बिजनेस वोमेन और बिजनेस मैन निकल करके आए, ऐसी मेरी विजन रहेगी। अच्छा, हम देख रहे हैं जागृति की नौकरशाही की जो छवि है वो कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं जब लोगों का विश्वास उठता जाता है। तो इस विश्वास को कायम करना बहुत ज़रूरी हो गया आज के दौर में। तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहती हैं, क्या सुझाव देना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि कोई भी तंत्र परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कमियां होती हैं। और जब इस तरह की कमियां सामने आती हैं तो उसको सुधारने में ही हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। तो सुधार में मुझे एक तो मेरा एक्सपीरियंस अभी ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं है। पर जो मैं समझती हूँ क्योंकि मैं खुद भी तो पब्लिक का हिस्सा रही हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए कि अगर हम जाएं तो हम सीधा जा करके उनसे ये पूछ सके कि ये काम अच्छे से क्यों नहीं हुआ। मतलब लोगों को डर ना हो किसी भी तंत्र के व्यक्ति से प्रश्न उठाने में। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोगों के प्रति समर्पण बढ़ेगा। तो मुझे लगता है उस तरह का एक सिस्टम क्रिएट हो टेक्नोलॉजी के थ्रू या कैसे भी, कि लोग डायरेक्टली बिल्कुल सवाल उठाने के लिए सशक्त हों। इस फील्ड में आप अभी अपने आदर्श किसको मानती हैं?
सर बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में सुनते रहते थे, पढ़ते रहते थे। इंदौर में एक आईएएस ऑफिसर जब पहुँचे थे, नरहरी सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था स्वच्छ भारत को लेकर के। नॉर्थ ईस्ट में आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर हैं आईएएस, उन्होंने बहुत अच्छा सिविल सर्विस डिलीवरी में काम किया हुआ है। तो ये लोग मेरे आइडल रहेंगे कि मैं भी समाज को उसी तरह कुछ दे सकूँ। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप, और आपने सेकंड पोजीशन हासिल की है। हम चाहते हैं कि आप नारी सशक्तिकरण को लेकर आपका क्या नज़रिया है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगी? सर मैंने जितना देखा है, मेरे एक्सपीरियंस से तो सबसे पहला सशक्तिकरण घर के अंदर होना चाहिए। घर समाज की इकाई है। सरकार स्कीम्स चलाती हैं शिक्षा को, हेल्थ को लेकर के, लेकिन जब तक घर के अंदर बदलाव नहीं होगा, जब तक माता पिता अपनी बेटियों में बिलीव करना शुरू ना करें, घर में एक ऐसा माहौल हो जो जेंडर कोऑपरेटिव हो, कि सब लोग मिल करके काम करना, सबको बराबरी से, समानता से अवसर मिलना, तब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती। बाहरी में तो सेफ्टी पे थोड़ा और ध्यान की ज़रूरत है। अभी भी क्राइम्स होते हैं। महिलाओं के शिक्षा में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो क्वालिटी है पार्टिसिपेशन की, कि अगर हम देखें तो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में बहुत कम महिलाएं हैं इंडिया में। स्टार्टअप्स में भी अभी आया था कि यूनिकॉर्न क्लब में कुछ ही महिलाएं हैं जो हेड कर रही हैं। तो हमें पार्टिसिपेशन क्वालिटेटिवली भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा जागृति, जब बहुत सारे जब इस फील्ड में लोग पहुंचते हैं तो उन लोगों को ये लगता है कि सिर्फ पढ़ाई 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 इनके साथ रही है, तभी इन्होंने ये पोजीशन हासिल की है। आपके कुछ दूसरे हॉबीज़ या दूसरे शौक भी हमारे श्रोताओं को बताएं, ताकि उनको भी पता चले। देखिए, बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। एक मेंटल बैलेंस, मेंटल कैपेसिटी होती है फोकस करने की भी। पढ़ाई तो मेन आपका सेंटर रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम हॉबीज़ में ही लगे रहे और पढ़ाई कभी कभी की पढ़ाई हॉबी ना बन जाए कहीं। तो पढ़ाई आपका मेन फोकस रहे। जब आप थोड़ा सा बॉक डाउन फील करें कि अब ओवर हो रहा है, बर्डन हो रहा है, तब आप हॉबीज़ की तरफ जाएं। जैसे मैंने कहा कि मैं कभी वेब सीरीज़ देख लिया करती थी, कभी थोड़ा सा फोक सॉन्ग सुन लिया करती थी जिस एरिया से मैं हूँ। तो उससे आपका थोड़ा सा मन बहल जाएगा। माता पिता से बात कर लीजिए, उससे अपना मन बहला करके रखिए, क्योंकि मन लगे ना लगे पढ़ना तो है, और पढ़ाई तो सेंटर पॉइंट ही रहेगी। और जब हम थोड़ी सी रिलैक्स होने के लिए जब म्यूज़िक सुनते हैं, आपने बताया कि आप फोक सॉन्ग सुनती हैं, तो एक अलग ही हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब आपने संगीत की बात करी दी है तो कुछ हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए। मुझे बिल्कुल गाने का कोई आइडिया नहीं है। मैं बुंदेलखंडी गाने सुन लेती थी, और मुझे लगता है बुंदेलखंड के सभी लोग मेरे लिए अब बुरा बोलने वाले, कितना गंदा इसने रिप्रेजेंट किया म्यूज़िक को। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कुछ 2-4 लाइन सुना दें। एक गाना है, वो बुंदेलखंड के कई एरियाज़ को कवर करता है, पर मुझे सिर्फ 2 ही लाइनें याद आ रही हैं कि लागे बुंदेलखंड प्यारो मोरी गुइया, ओरछा में बिराजे राजा राम मोरी गुइया। इतना ही याद है। बहुत सुंदर। बॉलीवुड में किस तरह के गीत पसंद हैं आपको? स्लो सॉफ्ट म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है। गाना सुना दीजिए कुछ। सर मेरे गाने में मेरा एक तो इंटरेस्ट, हाँ, एक मेरा फेवरेट गाना है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हो रही वाकई रुकना नहीं है, हमें चलते ही रहना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बहुत ही अच्छा मैसेज है इस गीत के माध्यम से। तो चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को, हमारे जो आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या अनुरोध करना चाहती हैं कि ज़िंदगी को वो किस तरीके से देखें और कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए क्या आपका फॉर्मूला होगा? कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, खुद पे बिलीव रखिए, मन करे ना करे पढ़ना तो है, मोटिवेशन बना करके रखें। डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। थोड़ा सा टाइम दीजिए कि इजी हो जाए। जिस भी एग्ज़ाम के लिए जाएं, एग्ज़ाम को समझ लीजिए। आप एग्ज़ाम को निकालने गए हैं, किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं गए हैं, तो सिलेबस को समझिए, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए। आपका जो मशवरा है हमारे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, जाहिर है कि उसको अमल में लाएंगे और अपनी लाइफ को भी आपकी तरह एक कामयाबी की तरफ अग्रसर कराएंगे। जागृति, इतना वक्त दिया आपने, हमसे जो बातचीत की, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।